एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज के शानदार सेशन में हम बात करेंगे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछ लिया जाता है। तो आते हैं इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो आपने जनरली सुना होगा और जनरली हम पढ़ते भी हैं कि जो 11th क्लास में जब नेट की प्रिपरेशन करते हैं, 11th-12th के जो सिलेबस की अगर बात की जाए तो जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा जाता है तो वहाँ पे एक ही चीज़ दिखी जाती है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका जो फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर और कोई भी किसी भी तरह की हमारी ब्रीदिंग के अंदर जनरली अपन पढ़ते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अदर फंक्शन है उनके बारे में भी, कुछ नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में भी बात करूंगा जो आपने जनरली हम पढ़ते नहीं है, जो हम आगे हाई लेवल पे जाके पढ़ते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो 10 तरह के फंक्शन बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा लेफ्ट वेंट्रिकल रिजर्वायर के बारे में। ड्यू टू हाई compliance, pulmonary vessels normally accommodate about 0.5 liter of blood. This serve reservoir for left ventricle filling. इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड या वेनस ब्लड बोलूं, और फिर वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट, समझ में आया। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स उसको क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, और ऑक्सीजनेटेड वो लंग्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेशन होगा, और ऑक्सीजनेशन होके वो एक पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कर जाएगा। करेक्ट। अब जब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पल्मोनरी वेसल्स की अगर बात करूं तो इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से होता क्या है कि जो 0.5 लीटर ऑफ ब्लड होता है ना, वो क्या है, नॉर्मली अकोमोडेट हो जाता है, क्योंकि कंप्लाइंस ज्यादा है। कंप्लाइंस मतलब पल्मोनरी वेसल्स की कंप्लाइंस ज्यादा है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी जिसकी वजह से जो 0.5 लीटर जो ब्लड होता है वो अकोमोडेट हो जाता है। करेक्ट। जिसकी वजह से क्या है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो फिलिंग है ये रिजर्वायर रहती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड फंक्शन के बारे में, दैट कैन बी फिल्ट्रेटिंग स्मॉल एम्बोलाई फ्रॉम अ ब्लड। इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जनरली होता क्या है कि हमारा जो वेनस ब्लड होता है, वेनस ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे, कहने का मतलब राइट एट्रियम से मतलब कहने का मतलब ये बोलूँ मैं कि वो हमारे लंग्स उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है ऑक्सीजनेट। तो बट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो वेनस ब्लड है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर नॉर्मली क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसके अंदर नॉर्मली वो एक माइक्रो एम्बुलाई ऑफ ब्लड क्लॉट कंटेन करता है, सेकंड फैट कंटेन करता है, थर्ड वो एयर बबल कंटेन करता है। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होते हैं ये उसको ट्रैप्ड कर लेते हैं, और जब उनको ट्रैप्ड कर लेते हैं जिसकी वजह से वो जो हमारे वेनस ब्लड के अंदर जो ये सभी चीज़ें थी, माइक्रोविलाई और ब्लड क्लॉट्स, एयर बबल्स, ये इन सभी को क्या है, इन रिमूव कर देते हैं इस एम्बोलाई को। करेक्ट। अब ये रिमूव करने की वजह से होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब ये रिमूव कर दिया, रिमूव करवाने की वजह से जो एम्बोलाई है वो डू नॉट एस्केप इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन में एस्केप नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी जो टिश्यू है वो हमारे टिश्यू से डैमेज होने के चांस कम होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। होता क्या है कि हमारी जो वेनस ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर बहुत सारी तरह के कुछ माइक्रो जो जनरली माइक्रो एम्बुलाई ऑफ ब्लड क्लॉट्स और फैट्स और एयर बबल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, जो एवोल्टा के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं। और जब हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं तो जिससे क्या है कि जो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे
तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो एक टिश्यू की अगर बात की जाए तो टिश्यू के डैमेज होने के चांस ज्यादा होंगे। अगर ये पल्मोनरी वेस्कुलेचर होगा तो ये उसको क्या ट्रैप्ड कर लेगा, और ट्रैप्ड कर लेगा मतलब उस एम्बुलाई को रिमूव कर लेगा, और जब एम्बुलाई रिमूव हो गई मतलब एम्बुलाई अब की बार वो एस्केप नहीं हो रही सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, और जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एस्केप नहीं होगी जिसकी वजह से हमारा जो टिश्यू से डैमेज होने का जो खतरा है वो बच जाएंगे अपन। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये दो फंक्शन हो, उसके बाद में थर्ड फंक्शन है बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन क्या है कि हमारे जो लंग्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि विच केमिकल्स शुड बी रीच अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि कौन सी केमिकल्स है जो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जनरली जाना चाहिए, वो कौन से ऐसे कौन से केमिकल्स है जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाना चाहिए। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या है कि जो हमारा जो आपको पता ही है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो ऐसे सब्सटेंट है जो और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर बात की जाए मतलब राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंट है जो लंग्स उनको रिमूव करता है जब गैसेज एक्सचेंज होती है हमारे ड्यूरिंग गैसेज एक्सचेंज के समय, तो कुछ ऐसे सब्सटेंट है जिनको लंग्स है वो रिमूव करता है। कौन कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंट हो गए, ल्यूकोट्राइन सब्सटेंट हो गए, सीरोटोनिन सब्सटेंट हो गए और ब्रेडिकाइनेन सब्सटेंट हो गए। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करूं तो प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर भी PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा ये होते हैं। अगर ये चीजें याद रहती है तो ठीक है, अगर ये चीजें याद नहीं रहती एग्जाम के अंदर कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है E2 है ये सारी, तो डायरेक्ट अपन प्रोस्टाग्लैंडिन लिख देंगे जब भी अपना काम चला जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ इनहेल एयर के बारे में, मतलब कोई भी किसी भी तरह की जो इनहेल एयर वो हमारे ट्रेकिया के अंदर गई वो सारी चीजें अपन देखेंगे। इसके अंदर क्या है, तीन तरह की चीजें पढ़ेंगे जब प्रोसेसिंग ऑफ इनहेल एयर की अगर बात की जाए। एक मैं पढ़ूंगा कि फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल एयर, एक वार्मिंग ऑफ इनहेल एयर, एक मॉइस्चराइजेशन ऑफ इनहेल एयर। देखो इनहेल एयर की वजह से तीन तरह की चीजें हो जाती है, तीन चीजों से का खतरा टल जाता है, एक फिल्ट्रेशन का, एक वार्मिंग का, एक मॉइस्चराइजेशन का। करेक्ट। अब सबसे पहले मैं फिल्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। ये क्या है कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंट एंड द इन्फेक्टिव ऑर्गेनाइज इनटू द बॉडी एंड एक्सप्लेन द एक्सपायर्ड एयर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी किसी भी तरह के जो टॉक्सिक सब्सटेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और कोई भी किसी भी तरह के इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, उनको ये क्या कर लेता है कि प्रिवेंट कर लेता है। अब जब इनको प्रिवेंट करेगा, जिसकी और प्रिवेंट करने के बाद मतलब वो हम जब मतलब एक्सपेल करते हैं तो उसके अंदर वो बाहर निकल जाएंगे, जनरली फिल्टर हो जाएंगे हमारे जो पार्टिकल्स है, जो कोई भी किसी भी तरह का, मान लो कि जैसे कोई भी किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, वो अब वो डस्ट पार्टिकल अंदर की तरफ हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करे, इसकी वजह मतलब वो जब एक्सपेल करते हैं तो वो उसके फिल्टर होके बाहर निकल जाता है जनरली। तो वो सारी चीजें हैं। सेकंड में वार्मिंग ऑफ इनहेल एयर और मॉइस्चराइजेशन ऑफ इनहेल एयर, ये ऐसे सब्सटेंट है जो हमारे एल्वेलाई को डैमेज होने से बचाता है जनरली, मतलब प्रिवेंट एल्वेलर डैमेज, एल्वेलर को खतरा होने से बचाता है। ये वार्मिंग नेचर होता है, मॉइस्चराइजेशन होता है जिसकी वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। दो तरह के एंडोक्राइन फंक्शन है यार, एक पहला फंक्शन एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम का, सेकंड है कि जो हमारा लंग्स है वो क्या सिंथेसिस करता है, दो चीजें सिंथेसिस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम का, जो हमारा एंडोक्राइन जो फंक्शन है इसका जब फॉर्मेशन सेक्रेट कर देता है इसको। तो जो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये क्या करता है कि जो कोई भी किसी भी तरह के जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट है उसको एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। करेक्ट। तो एक फंक्शन तो ये हो गया इसका। दूसरा फंक्शन ये हमारे जो लंग्स होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन का सिंथेसिस करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एंडोक्राइन फंक्शन कौन कौन से हैं तो आप दो ही जवाब दोगे कि दो तरह के एंडोक्राइन फंक्शन है नॉन रेस्पिरेटरी के।
एक तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और एक लंग्स है, लंग्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन्स का सिंथेसिस करता है। और ये तो पता ही है आपको कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिफेंस फंक्शन के बारे में। ध्यान से देखिएगा डिफेंस फंक्शन क्या है। अगर मैं डिफेंस फंक्शन के बारे में बात करूं तो मैं तीन तरह के पार्टिकल पढ़ूंगा। अगर कोई पार्टिकल है, अगर पार्टिकल की साइज 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, एक तो वो, एक ऐसे पार्टिकल जिनकी पार्टिकल की साइज 2 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर इतनी साइज है, एक वो पार्टिकल जिसकी साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। अगर ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से इन डायमीटर से ज़्यादा है, तो वो क्या है, हमारी जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल मतलब हमारी जो नोज है, उसके अंदर हेड्स प्रेजेंट होते हैं, वो हेड्स उनको रिमूव करते हैं। जनरली हमारी जो नोज होती है, इस नोज के अंदर जनरली हेड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत फाइन फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का, जैसे कोई भी किसी भी तरह का 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा डायमीटर के माइक्रोमीटर है, इससे ज्यादा डायमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो हेयर्स क्या है, रिमूव कर देता है डस्ट पार्टिकल को। अगर मान लो पार्टिकल की साइज 2 से 10 माइक्रोमीटर हुई इन डायमीटर के अंदर, तो वो फिर क्या है कि हमारा जो कंडक्टिंग एयरवे है वो उनको रिमूव करेगा, मतलब ट्रेकिया है ये रिमूव करेगा उसको। बट तीसरी कंडीशन ये है कि पार्टिकल की साइज अब की बार लेस देन 2 माइक्रोमीटर हो जाए, तो अब की बार वो कोई भी किसी भी तरह की जो वो हमारी एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा। और एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा तो हमारी जो एल्वेलाई है उसके अंदर एक डस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, और उन डस्ट सेल को बोला जाता है पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस। करेक्ट। अब वो पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल बोलूं, वो क्या करता है, फेगोसिटिक करता है इन इन एल्वेलर मैक्रोफेजेस और डस्ट सेल को जनरली फेगोसाइट कर देता है वो। उसके बाद में एक पॉइंट छूट जाता है, वो पॉइंट ये है कि जो आईजी है, इम्यूनोग्लोबिन ए है, वो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेकियल सेक्रेशन के अंदर। और जब ब्रेकियल सेक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो प्रोवाइड करवा देता है कोई भी किसी भी तरह का रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। करेक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली याद रखिएगा कि हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो हमारे ब्रेकियल सेक्रेशन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का जो रेजिस्टेंस होता है टू इन्फेक्शन, उनसे वो प्रोवाइड करवा देता है जनरली। तो ये 6 तरह के फंक्शन हो गए। एक तो मैंने सबसे फर्स्ट फंक्शन पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिजर्वायर का, सेकंड फंक्शन पढ़ा फिल्टरिंग ऑफ स्मॉल एम्बुलाई ऑफ फ्रॉम ब्लड, थर्ड फंक्शन पढ़ा बायोकेमिकल फंक्शन, फोर्थ पढ़ा प्रोसेसिंग ऑफ इनहेल एयर, फिफ्थ पढ़ा एंडोक्राइन फंक्शन, सिक्स पढ़ा डिफेंस फंक्शन। अब 6 तो कंप्लीट हो गए, अब मैं 3 और बचते हैं, उनको भी मैं ये कर लेता हूँ एक्सप्लेन। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है सेवंथ फंक्शन, दैट कैन बी मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या करता है कि ये सिंथेसिस करता है सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट आपको पता ही है कि हमारी जो एल्वेलर होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस कर देता है। वो मैंने मेंशन भी कर दिया है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि एल्वेलर है उसका जो सरफेस टेंशन है वो एक रिड्यूस कर देता है। सर्फेक्टेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरली, जो ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो जिसपे पूरी की पूरी चीज़ें बताऊंगा सर्फेक्टेंट के बारे में कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, सारी चीज़ें। तो उसके बाद में एक लाइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये लाइस करता है क्लोट, मतलब ये कोई भी किसी भी तरह की, शुरू में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी तरह की जो माइक्रो एम्बुलाई होती है ब्लड क्लोट्स के अंदर, कुछ फैट्स एयर बबल्स वो हमारे वेनस ब्लड नॉर्मली कंटेन करता है, उनको ये माइक्रो एम्बुलाई को जनरली रिमूव कर देती है। जो अब ये याद हो तो आप अभी अभी पढ़ा था मैंने सेकंड फंक्शन फिल्ट्रेटिंग ऑफ स्मॉल एम्बुलाई फ्रॉम ब्लड, तो वहाँ पे पहला ही पॉइंट ये पढ़ा था मैंने कि जो वेनस ब्लड होता है ये नॉर्मली कंटेन करता है माइक्रो एम्बुलाई ऑफ ब्लड क्लोट, फैट्स और एयर बबल्स। करेक्ट। और फिर वहां पे मैंने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वेस्कुलाइटेशन होता है वो ट्रैप कर लेता है उनको और रिमूव कर देता है उस एम्बुलाई को। और एम्बुलाई जब एस्केप हो जाती है इनटू मतलब डू नॉट एस्केप नहीं होती इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, वो पढ़ा था मैंने, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होने के चांस से अपन बच जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस एंड रिलीज, दो तरह के ये रिलीज करता है हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आपको याद हो तो फिफ्थ फंक्शन पढ़ा था मैंने, वहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर दो तरह की चीज़ें पढ़ी थी।
पहला फंक्शन एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट होता है। सेकंड फंक्शन पढ़ा था मैंने कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन का सेक्रेशन करता है। एलर्जी होती है, एलर्जी क्यों होती है? हाई लेवल ऑफ हिस्टामिन्स हो जाता है ना, इसके कारण ही एलर्जी होती है यार, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब उसके बाद में रिमूव फ्रॉम ब्लड की अगर बात करूं तो ये पार्शियली हमारा जो ब्लड से कौन कौन सी चीज़ें रिमूव हो जाती है, पार्शियली रिमूव हो जाता है लिकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स, एसिटोकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अगर इतने भी नाम याद रह जाते हैं ना तो सफिशिएंट है यार, करेक्ट, कि लिकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन्स, एसिटोकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये पार्शियली रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद में एट फंक्शन है ओल्फैक्टरी फंक्शन। जानते हैं क्या है ओल्फैक्टरी फंक्शन? ध्यान से सुनिएगा फिर देखिएगा। मैं पहले बता देता हूं कि होता क्या है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर। जनरली हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऑडोरेंट पार्टिकल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, ऑडोरेंट प्रेजेंट होता है, करेक्ट। अब जो ओडोरेंट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होते हैं उसके साथ में मिलके, मतलब हमारे ब्रीदिंग सिस्टम जब इनहेल करते हैं अपन तो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, करेक्ट। और उस एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से मतलब वो हमारे जो स्मेल स्मेल अपन जो पता लगाते थे ना यार कि जो इस तरह की स्मेल आ रही है, इस तरह की स्मेल आ रही है, तो देखो होता क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर ओडोरेंट पार्टिकल है। अब हमारी जो ऑल्फैक्ट, अब नोज के अंदर क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जनरली। अब वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के साथ मिल जाएगा और मिलके वो बता देगा कि इस चीज की स्मेल आ रही है, इस चीज की ये आ रही है, सारी चीजें बता दे, मतलब उससे ऑल्फैक्टरी जो हमारी स्मेल स्मेल का पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं यही पढ़ूंगा, ब्रीथिंग इज एसेंशियल फॉर द डिलीवरिंग ऑफ ऑडरेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन बात करूंगा स्पीच का, और नेक्स्ट एंड फाइनल जो 10th लास्ट एंड फाइनल जो फंक्शन है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में बात करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, स्पीच की अगर बात की जाए तो स्पीच हमारी जो, अब देखो हमारी जो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अब मान लो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो 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 वॉइस है वो थिक हो जाती है, बट मान लो और जिसकी वजह से वो इम्प्रूव रह जाती है वॉइस। अगर मान लो मेरी नेसल ऑब्स्ट्रक्शन के अगर ठीक होती, करेक्ट, मतलब तो वो थिक नहीं होती, मतलब वो मतलब मतलब वो कहने का मतलब मैं क्या समझाऊं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उस नेसल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या है कि अगर वो थिक हो जाती है जिसकी वजह से जो स्पीच है वो क्लियर नहीं आ पाती, क्लियर नहीं आ पाती। बट अगर मान लो कि नेसल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात करूं, अगर वो थिक नहीं हो तो जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई देगी अपन को। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो मोमेंट ऑफ एयर है इन द रेस्पिरेटरी पासेस हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉइस, मतलब जो एयर का जो मोमेंट होता है हमारे जो रेस्पिरेटरी पासेस के अंदर जो एयर जो अंदर और बाहर की तरफ जो ये मतलब इस नेसल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात की जाए, अगर ये थिक हो जाता है जिसकी वजह से जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पाती, तो ये जो मोमेंट है एयर का जो रेस्पिरेटरी पासेस के अंदर चलता है ये हमारे वॉइस को इम्प्रूवमेंट के अंदर हेल्प करता है जनरली। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एनेस्थीसिया। आपको याद हो तो जब मैंने हाइपोक्सिया का एक सेपरेट वीडियो बनाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि 4 तरह के हाइपोक्सिया थे। एक था हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एक एनेमिक हाइपोक्सिया, एक इस्चेमिक हाइपोक्सिया, एक हिस्टाटोक्सिक हाइपोक्सिया, करेक्ट, हाइपोक्सिया। सभी के अंदर मैंने वहां पे बताया था कि सभी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बट फिर भी सभी का नाम हाइपोक्सिया अलग अलग कैसे पड़ गया, एक का ये है एनेमिक है, एक का इस्चेमिक है, एक का ये हिस्टाटोक्सिक है, सारी चीजें मैंने बताई थी वहां पे। तो वहां पे मैंने बताया था कि 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको, एक जनरलाइज और एक लोकल। अब वो सारी चीजें मैंने वहां पे बता दी है, तो वहां पे आप वीडियो देख लीजिएगा। बस मैं यहाँ पे इतना सा बताऊंगा कि जो एनेस्थीसिया है वो भी 2 तरह के होते हैं।
एक जनरलाइज और एक लोकल। जनरलाइज के अंदर क्या है कि बॉडी, पूरी बॉडी की अगर बात करूं तो उसको एनेस्थाइज किया जाता है, और लोकल की अगर बात करूं तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को एनेस्थाइज किया जाता है। अब जब हमारे कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन के अंदर जब हमारी बॉडी को एनेस्थाइज किया जाता है, मतलब जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का ऑपरेशन करना है, कोई छोटा ऑपरेशन है, तो अगर मान लो जैसे कोई भी किसी भी तरह का पाइल्स का ऑपरेशन करना है, करेक्ट। तो अगर पाइल्स का ऑपरेशन करना है तो पाइल्स के ऑपरेशन के अंदर तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसको ही क्या है कि एनेस्थाइज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जबकि तो वो तो हो गया लोकल एनेस्थेशिया। बट अगर मान लो कि पाइल्स के साथ साथ हमारे गोल ब्लैडर का, हमारे कहने का मतलब ये बोलूं हर्निया का, ये 2-3 ऑपरेशन अगर किए जाए एक साथ, तो फिर उस कंडीशन के अंदर पूरी बॉडी को क्या है एनेस्थाइज करना पड़ेगा। तो फिर अब की बार वो लोकल में वो नहीं होगा, वो अब की बार जनरलाइज एनेस्थीसिया किया जाएगा। जनरली जो एनेस्थाइज की अगर बात करो तो हमारी वो रेस्पिरेटरी जो रूट्स हैं वहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस एनेस्थीसिया का जनरली। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जनरली एनेस्थीसिया यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन बाई रेस्पिरेटरी रूट्स। तो आज के जो शानदार सेशन में मैंने बात की कि कुछ नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इनके बारे में बात करी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।